गुड मॉर्निंग। आज हम ब्रैंकियोस्टोमा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो लैंसलेट है वो गोनोकोरिक होते हैं। इसमें दो सेक्सेस होते हैं, मेल और फीमेल, लेकिन सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है इसके अंदर नहीं पाया जाता है। एंड रिप्रोड्यूस विया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो इसमें निषेचन है वो बाह्य प्रकार का होता है। और दे ओनली रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग द स्पॉनिंग सीजन, जो इनकी स्पॉनिंग सीजन होती है उसके अंदर ये रिप्रोड्यूस करते हैं, जो अलग अलग हो सकते हैं जाति के अनुसार। यूजुअली ये स्प्रिंग और समर के अंदर महीने हैं, वहाँ उस टाइम अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। ऑल लैंसलेट स्पीसीज स्पॉन शॉर्टली आफ्टर सनसेट, यानी सूर्यास्त के बाद ये रिप्रोड्यूस करती हैं। आइदर सिंक्रोनसली ब्रैंकियोस्टोमा फ्लोरिडी अबाउट once every 2 weeks during spawning season, or asynchronously Brachiostoma lanceolatum gradual spawning through the season। हमने देखा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं होता। जो इनके जनन अंग हैं वो थैले के समान गोनेड्स होते हैं, जो फेरिंक्स के दोनों ओर स्थित होते हैं। जनदों का अभाव, अगर हम उद्भव हम देखें तो सीलोम भित्ति से होता है, और वयस्क प्राणी में 26 पेयर्स गोनेड्स होते हैं, जो 25 से 51 तक के बाहरी खंडों में स्थित हो सकते हैं। आगे हम देखें इसके बारे में तो जनन से शुक्राणु या गोनेड से शुक्राणु या अंडाणु को बाहर ले जाने हेतु कोई भी वाहिका नहीं होती हैं। यहाँ पर एक गोनेड का आपको डायग्राम दिख रहा है, उसका काट है उदग्र काट। देखिए यहाँ पर एट्रियल कैविटी, सेकेंडरी गोनेडियल कैविटी, एंटीरियर कार्डिनल वैन, जर्म सेल्स, प्राइमरी गोनेडियल कैविटी, ये सभी इसके अंदर होते हैं। जनन काल जो हमने पहले बात करी थी, बसंत तथा गर्मी, स्प्रिंग तथा समर के अंदर होता है, में गोनेड्स फट जाते हैं तथा युग्मक अंडे या शुक्राणु, युग्मक अंडे या शुक्राणु बाहर एट्रियम में आ जाते हैं। एट्रियम से युग्मक एट्रियम छिद्र द्वारा बाहर निकलते हैं। इस पथ में पहले युग्मक एट्रियम से गिल छिद्रों द्वारा फेरिंक्स तक पहुंचकर उसके बाद मुख से बाहर निकलते हैं। मोस्टली जो युग्मक है गैमेट्स हैं वो इवनिंग टाइम या सनसेट टाइम के टाइम निष्कासित होते हैं, और निषेचन इनका बाह्य होता है, जो कि समुद्री जल के अंदर होता है। परिपक्व अंडाशयों एवं वृषणों को केवल काट से ही पहचान सकते हैं, बाकी इनमें आइडेंटिफिकेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। अंडाणुओं और शुक्राणुओं की संरचना भिन्न भिन्न होती हैं। आगे हम बात करें ब्रैंकियोस्टोमा का जो एग हैं वो लघु पित्तकी या माइक्रोलेसिथल होता है तथा इसका व्यास 0.15 mm होता है, और ये एक पतली झिल्ली से घिरा रहता है जिसे विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर जर्मिनल वेसिकल होती हैं, एनिमल पोल और वेजिटल पोल दोनों उपस्थित होते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा का एग अन्य कशेरुकियों की भांति जंतु द्रव द्वारा यानी एनिमल पोल द्वारा जननिक एपिथेलियम या जर्मिनल एपिथेलियम से जुड़ा रहता है, और अंडे का मुख्य सुरा जो वेजिटल पोल होता है वो होता है। इसकी समिति प्री डिटरमाइन या पूर्व निर्धारित होती है। अग्रसिरा जंतु ध्रुव से लगभग 30 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। ब्रैंकियोस्टोमा के परिपक्व शुक्राणु जो होते हैं वो 18 माइक्रोन लंबे गोलाकार शीर्ष युक्त होते हैं।
शुक्राणु एक एक्रोसोम युक्त तथा केंद्रक युक्त सिर, एक मध्य खंड एवं एक लंबी तथा कंपित पूंछ से मिलकर बना होता है। अब हम बात करें इसके डेवलपमेंट एंड एनाटॉमी ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा फ्लोरिडी, तो इसके डेवलपमेंट की बात करें, जो नर एवं मादा ब्रैंकियोस्टोमा द्वारा जो गैमिट्स है वो एट्रियल गुहा में मुक्त किए जाते हैं और यहाँ से यह समुद्री जल में चले जाते हैं। इसमें निषेचन है वो बाह्य प्रकार का होता है। जैसे ही समुद्री जल के संपर्क में आते हैं, एक सेकेंडरी झिल्ली जिसे पित्तक पूर्वी झिल्ली कहते हैं और पित्तक झिल्ली के स्थान की ओर बन जाते हैं। इनके बीच स्थान रहता है, परंतु ये शीघ्र ही निषेचन झिल्ली बनाती है। इनके बीच शुक्राणु अंडे की ओर आकर्षित होते हैं तथा इनमें से एक अधिक वृद्धि ध्रुव की ओर से अंडे में प्रवेश करते हैं। इनके जुड़ाव से जाइगोट का निर्माण होता है, जो शीघ्र ही व्यवस्थित होता है तथा विभिन्न अंग बनाने वाले क्षेत्रों में विभेदित हो जाता है, जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म। एक समिति की बात करें, शुक्राणु के प्रवेश से अंडे की समिति है वो निर्धारित होती है। इसमें विदलन है वो प्रारंभ में पूर्ण होता है क्योंकि पित्त की कमी होती है तथा कुछ समय पश्चात यह होलोब्लास्टिक इक्वल प्रकार का होता है और उसके कुछ समय बाद असमान हो जाता है। प्रथम विदलन है वो वर्टिकल होता है तथा एग को दो समान अर्धांशों में बांटता है। दूसरा विदलन भी वर्टिकल होता है, परंतु प्रथम विदलन के समकोण पर काटता है और तृतीय विदलन से 8 ब्लास्टोमियर बनते हैं, जिनमें 4 जंतु ध्रुव की ओर तथा 4 पादप ध्रुव या वेजेटल कॉल की ओर होते हैं, जिन्हें माइक्रोमियर्स या लघुखंड और मैक्रोमियर्स या गुरुखंड कहते हैं। चौथा विदलन भी वर्टिकल होता है, जिससे 2 परतों में बने 16 कोशिकाएं बनती हैं। आगे के विभाजन अनियंत्रित होते हैं तथा कोशिकाओं की एक गोलाकार रचना बनती है, जिसे मोरुला कहते हैं। ठोस गोलाकार गेंदनुमा संरचना जिसे मोरुला कहते हैं। फिर लगातार विभाजन के फलस्वरूप एक खोखला ब्लास्टुला बन जाता है। ब्लास्टुला हम देखें तो ब्लास्टुला नाशपाती के आकार का होता है। इसकी द्रव से भरी हुई कैविटी को हम ब्लास्टोसील कहते हैं। अंग का निर्माण करने वाले जो क्षेत्र होते हैं कुछ समय पश्चात ही विभेदन के दिखने लग जाते हैं और ब्लास्टुला की भित्ति में सरलता से पहचाने जा सकते हैं। ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला स्टेज आते हैं। गैस्ट्रुला के अंदर इन्वेजिनेशन होता है और इन्वेजिनेशन के थ्रू इसके अंदर जो कैविटी बनती है गैस्ट्रुला की, उसको आर्केंट्रॉन कहते हैं। गैस्ट्रुला एक चौड़े ब्लास्टोपोर द्वारा बाहर की ओर खुलता है और गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर 3 जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद न्यूरुलेशन प्रोसेस होता है। इसके अंदर नोटोकॉर्ड, न्यूरल प्लेट आदि का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस के थ्रू ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होने लगता है। इस तरीके से हम देखें तो ब्रैंकियोस्टोमा फ्लोरिडी के अंदर यहाँ पर इस डायग्राम में सबसे पहले एग होता है। एग और स्पर्म मिलते हैं और उनके अंदर क्लीवेज के फलस्वरूप मोरुला बनता है। मोरुला ठोस बोलनुमा स्ट्रक्चर, उससे ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला होलोबो स्ट्रक्चर होती है, उससे फिर गैस्ट्रुला बनता है। गैस्ट्रुला के बाद उसके अंदर न्यूरुलेशन या ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू इसका है आगे का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से हमने ब्रैंकियोस्टोमा की स्टडी करी और ब्रैंकियोस्टोमा का ये डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पर, जिसको लैंसलेट या भाले के समान संरचना होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज आपके ब्रैंकियोस्टोमा पूरा हुआ। ब्रैंकियोस्टोमा पूरा होने के साथ ही आपकी जो पहली यूनिट है वो लगभग कंप्लीट हो गई है। अगला जो हम टेस्ट लेंगे
उसके अंदर आप सभी को पार्टिसिपेट करना है। थैंक यू।